फूंक दिए, वाल्मीकि फूंक दिए, बढ़िया करा। बहुत सिर पे चढ़ रहे थे। 2 लोगों की, एक पिता पुत्री की जलकर मौत हो गई है। नमस्कार सभी को, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं गुरुग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा। तो फ्रेम में आप हमारे साथ देख रहे हैं एडवोकेट रजत कंसल जी, और आप जानते ही है कंट्रोवर्शियल एडवोकेट हैं और लगातार ऐसी सुर्खियों में बने रहते हैं। ये वही एडवोकेट रजत कंसल है जब 2010 में जो हिसार का एक गांव था मिर्चपुर, वहां पर जो कुछ दलित लोगों के जो घरों को जला दिया गया था, और उसमें जो कल्प्रिट थे, जो एक्यूज, उनको जो सजा दिलवाई थी, तो वो रजत कंसल यही है जिन्होंने उनको सजा दिलवाई थी। तो आज जो मैं ये पूरा का पूरा जो मेरा ये वीडियो रहेगा कि एक्चुअल में मिर्चपुर जो कांड के नाम से जो मशहूर है, वो हुआ क्या था, उसमें क्या कुछ चीजें हुई थी और किस तरह से रजत कंसल को उसमें जो बहुत सी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा था, और कौन वो लोग थे और किस साजिश के तहत और क्यों जो वो मिर्चपुर कांड हुआ। तो आज स्पेशली ये वीडियो मेरा मिर्चपुर कांड पे ही रहेगा। तो सर, स्वागत है आपका हमारे हरियाणा डेली पोस्ट चैनल पर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताएं। सब बढ़िया सर। तो सर, अभी एक अरसा हो गया है, लगभग 15 साल हो गया आज मिर्चपुर को, और मैं सिरसा पढ़ता था, तब अखबार में मैंने आपका एक न्यूज़ आया था जिसमें आप पे चोट लगी थी, और मैं अपने चाचा को दिखाया था कि चाचा जी देखो ये रजत कंसल कौन है। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे एक जो मिर्चपुर में जो दलितों के घरों को जलाया गया, तो उसमें ये वकील है। पहली बार मैंने 2012 में आपका नाम सुना था। तो सर, ये मिर्चपुर जो हुआ था, मिर्चपुर जो कांड हुआ था, इस पे वेब सीरीज भी बनी है, और जो सिचुएशंस या जो हिस्ट्रीज में मुझे पता है, तो वो मैं जनता को भी दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वो क्या प्रोसेस उसमें चला था, कितनी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा उस टाइम, क्योंकि आपने वो केस देखा। कब आप इसमें इंक्लूड हुए, क्योंकि आप पे आरोप यही लगाया जाता है कि मिर्चपुर कांड और रजत ने करवाया था। अभी कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं। देखिए, मिर्चपुर कांड जो हरियाणा का जब से गठन हुआ है, उस समय से ही हरियाणा के जो लोग हैं वो भाईचारे को बहुत मानते हैं कि हाँ, सभी बिरादरियों में बहुत भाईचारा है। और मिर्चपुर कांड हरियाणा के भाईचारे के नाम पर एक कलंक था। उस भाईचारे पे थप्पड़ था, भाईचारे पे थप्पड़ था, भाईचारे पर एक काला दाग था। और इसमें जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग थे, आपराधिक मानसिकता के मैं नहीं बोलूंगा, जो जातिवादी आपराधिक मानसिकता जो होती है, जो लोग मनुवादी व्यवस्था जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, उस व्यवस्था के चलते खुद की जाति को बड़ा मानते हैं, और उस व्यवस्था में जो नीचे, उनसे नीचे के लोग दर्शाए गए हैं, उनको नीचा मानते हैं, छोटा मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। और उसी मनुवादी जाति व्यवस्था के तहत उनके दिमाग में जो एक सो कॉल्ड सुप्रीमेसी बैठी हुई है कि हम ऊंचे लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हम संपन्न लोग हैं, हमारी जाति बड़ी है। और उसी मानसिकता के तहत उनके अंदर जो अपराध करने की प्रवृत्ति है अपने से छोटी जाति के लोगों पर, उस सुप्रीमेसी क्रिमिनल जो मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी के तहत जो अपने से छोटी जाति पर अपराध करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हरियाणा के एक गांव में, जिला हिसार के गांव मिर्चपुर में, जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, जो कामगार कम्युनिटी है, मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, डेली कमाना और डेली खाने वाले, हैंड टू माउथ नेचर के जो लोग हैं, उन लोगों की बस्ती को जलाने का काम किया था। 50 से ज्यादा घर जला दिए थे, लोगों को मारा पीटा भी गया था, 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। एक ताराचंद जी थे और एक उनकी अपाहिज बेटी थी, उनको घर के अंदर कमरा बंद करके उनको जिंदा जला दिया गया था। तो इस घटना ने पूरे हरियाणा को दहला दिया था, पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश को इस घटना ने दहला दिया था। और इस घटना की वजह से
हरियाणा सरकार, जो तत्कालीन हरियाणा सरकार थी, वो भी संकट में आ गई थी। और कांग्रेस के जो युवराज कहे जाते थे राहुल गांधी, उनको घटनास्थल पर मौके पर वहां पर आना पड़ा था। राहुल गांधी जी आए थे? जी, राहुल गांधी मौके पर आए थे। एक्चुअली वो घटना क्या थी वो मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि हरियाणा में के हिसार जिले में मिर्चपुर गांव है, जींद के बॉर्डर के साथ लगता हुआ गांव है। और जो इसमें जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, जैसा कि हरियाणा के हर गांव में होता है कि एससी कम्युनिटी के लोग अलग थलग किए हुए हैं, उनकी वाल्मीकि कम्युनिटी भी की जो बस्ती थी वो भी अलग सी बनी हुई है। और किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था पहले, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिवाय इसके कि जिन्होंने गांव में बस्ती में आग लगाई थी उनके मन में ये बात ठोक ठोक कर भरी हुई थी कि हम लोग बड़ी जाति के लोग हैं और ये जो इस बस्ती में लोग रहते हैं ये छोटे लोग हैं, ये हमारा कूड़ा कचरा साफ करते हैं, हमारी गंदगी साफ करते हैं, ये तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। इस तरह की जो मानसिकता थी उन लोगों के। अदरवाइज सारी चीजें ठीक चल रही थी। भारत एक बहुत अच्छा देश है। अगर इस भारत में से जातिवाद खत्म हो जाए, भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। लेकिन इस जातिवाद ने भारत को नरक बनाया हुआ है। और मैं कहता हूं कि अलकायदा, ISIS, लश्कर तोयबा, इससे भी बड़े आतंकवादी जो हैं वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने इस 140 करोड़ अरब 140 करोड़ जनता के इस देश को नरक बनाया हुआ है। ये जातिवादी वो जो जिन मैंने आतंकी संगठनों के नाम गिनाए वो छोटे छोटे आतंकी संगठन है इन लोगों के सामने। अदरवाइज ये जातिवाद नहीं होता तो भारत आज सुपर पावर होता। जो मोदी जी कल्पना करते हैं ना कि हम विश्व गुरु हैं, अगर ये जातिवाद खत्म हो जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी जातिवादी मानसिकता के अपराधियों ने मिर्चपुर को जलाया था। मिर्चपुर को ही नहीं, पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को जलाने का काम किया था। आज भी इसी जातिवादी मानसिकता के चलते भारत में अलग अलग जगह लोगों को मारा जा रहा है। छोटी छोटी जो कास्ट है, जो शूद्र वर्ण में रखी हुई हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है जाति के आधार पर। दिन रात उनको नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ना उनके लोग बेशक अफसर बन गए हों, उनको नौकरी तक नहीं करने दी जा रही है, स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उनके बच्चों को, स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन पे जाने से रोका गया। और इस पूरे सिस्टम में सब इन्वॉल्व हैं, सरकारें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े समूह, कास्ट, संगठन इन्वॉल्व हैं। और सबकी केवल एक मानसिकता है कि SC कम्युनिटी के जो लोग हजारों सालों से हमारे गुलाम थे, कभी हमारे समानांतर ना आ जाएं, समान धारा में ना आ जाएं। ठीक है। अब वाल्मीकि कम्युनिटी के जो मिर्चपुर के लोग थे वो मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग थे, वो भी अच्छे शर्ट पहनने लगे थे, अच्छी पैंट पहनने लगे थे, मोटरसाइकिलों पर चलने लगे थे, जूते भी अच्छे पहनने लगे थे। अब ये चीज उन आपराधिक मनुवादी व्यवस्था के लोगों को कैसे हजम होगी? कोई ना कोई तात्कालिक कारण, ट्रिगर उनको चाहिए था, जो अपनी भड़ास निकालने के लिए उनको चाहिए था। और मिर्चपुर में यही हुआ। आप तक पहली बार खबर क्या पहुंची थी और आप उस टाइम थे कहां पर? देखिए, मैं उस समय हांसी कोर्ट में था। और हांसी कोर्ट में मुझे सूचना मिली कि मिर्चपुर में जो एक वाल्मीकि कम्युनिटी है उसको आग लगा दी गई है, वहां के कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों के ग्रुप द्वारा। बाय फोन आपको सूचना मिली या मैन्युअली मिली थी? नहीं, मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था हांसी में, और उस समय मेरे साथ एक मिर्चपुर के मास्टर जी बैठे हुए थे। और वो मास्टर जी उसी कम्युनिटी के थे जिन कम्युनिटी के ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने बस्ती जलाई है। और वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, और मैं उनको बहुत अच्छी मानसिकता का मानता था कि बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब उनको फोन से सूचना मिली, उस टाइम छोटे वाले फोन थे, उनको उनसे फोन से सूचना मिली कि इस तरह से गांव में घटना हो गई है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो खुश हुआ? ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही शाउटेड
कि फूक दिए, वाल्मीकि फूक दिए, बढ़िया करा, बहुत सिर पे चढ़ रहे थे। उसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने बोली ये बात हाँ, या अदर कम्युनिटी? जिन लोगों के ऊपर बस्ती जलाने का आरोप है, ही वॉज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा मास्टर जी क्या हुआ? बोला वाल्मीकि बस्ती में आग लगा दी है। ठीक हुआ, सिर पे चढ़ रहे थे बहुत ज्यादा। धीरे धीरे ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती गई। हम लोगों को पता चला, शुरू में हम लोगों को पता चला कि 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया, इतने इतने घर फूक दिए गए हैं। लेकिन जब धीरे धीरे तथ्य सामने आए तो पता चला 2 लोगों की, एक पिता पुत्री की जलकर मौत हो गई है और 50 से अधिक घर जला दिए गए हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे 22 ऑफ जून को हम लोगों ने, हम कुछ यंग लॉयर्स थे, कुछ नॉन लॉयर्स थे, हम लोगों ने हांसी तहसीलदार ऑफिस में जितना हमसे बन सकता था हम लोगों ने एजिटेशन किया। एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर के नाम सरकार को सौंपा कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद उस समय मेरे दिमाग में भी नहीं था कि भाई इतनी कास्टिक मेंटलिटी हो सकती है। आपको अंदाजा ही नहीं था? हाँ, अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे जाति, इतना जाति का जहर इतना लोगों में घुला हुआ है कि लोगों को जिंदा जला सकते हैं। मैंने सोचा चलो ये घटना हो गई, कोई बात नहीं। हम लोगों ने एजिटेशन किया और अपने चैम्बर में आके बैठ गए। नेक्स्ट डे खबरें पढ़ते थे कि ये हुआ, वो हुआ, अंतिम संस्कार हो गया, पब्लिक इकट्ठी हो गई, पॉलिटिकल लीडर्स आ गए। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले पता चला कि हांसी में, क्योंकि मिर्चपुर की कोर्ट हांसी लगती थी, थाना नारनौंद था और थाना नारनौंद की कोर्ट हांसी, आज भी नारनौंद की कोर्ट हांसी है। तो उसमें कुछ आरोपियों को पुलिस पकड़ के लेकर आई फर्स्ट टाइम। और मैंने देखा कि मैं वहां पर, जब उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, मैं वहां पर खड़ा हुआ, मैंने देखा कि पुलिस ने उसमें आरोपियों का जुडिशियल रिमांड मांगा हुआ था। जुडिशियल रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस ये कह रही थी कि अब हमको इनका पुलिस रिमांड नहीं चाहिए। एक दिन पहले अरेस्ट किए थे और अगले दिन पेश करके पुलिस जुडिशियल रिमांड मांग रही है। जुडिशियल रिमांड का मांग रही है का मतलब इससे, इन लोगों से पुलिस को किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का इनकी जरूरत नहीं है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इतने सीरियस केस में कि पुलिस कैसे, मतलब बिना पुलिस रिमांड के इन लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। तो मैं उसी टाइम विदाउट हैविंग एनी वकालतनामा मैंने कोर्ट में अपीयर हुआ। मैंने कहा सर इस केस में जो इनका जुडिशियल रिमांड मांगा गया गलत मांगा गया। ठीक है, इन लोगों से जो घटना स्थल है स्पॉट का निशानदेही, डिमार्केशन होना चाहिए, स्पॉट पे कौन कौन लोग थे उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, किस किस तरीके से किस किस साधन से आग लगाई गई है वो चीज इनसे रिकवर होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो पुलिस प्राइम ऑफिसर मैं सर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपके पास पावर है इस मामले में, मजिस्ट्रेट के पास पावर है। साकिरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2007 का मैं जनाब फैसला है, आप इन्वेस्टिगेशन को सुपरविजन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इनको टोक भी सकते हो कि ठीक इन्वेस्टिगेशन करो, और ये सर सरासर गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा देखो वकील साहब ऐसा है, आपकी बात ठीक है लेकिन क्या आपके पास वकालतनामा है? मैंने जी मैंने कोर्ट से कहा जी मैं वकालतनामा मंगा रहा हूँ मैं, और मेरा ऑन द वे है और जल्दी मैं वकालतनामा कोर्ट में दूंगा। आपकी वजह से बात हो रखी थी? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हो रखी थी। नहीं, आपने झूठ बोला? हाँ, तो लेकिन मेरे को ये विश्वास था मैं जाके उनसे वकालतनामा लेके आऊंगा। तो आपको टाइम चाहिए था इसलिए आपने जो बोल दिया कि मेरा वकालतनामा। तो कोर्ट ने मुझे समझाया जज साहब ने कि वकील साहब अगर आप इसमें कंप्लेनेंट के वकील भी होते तो भी मैं आपकी बात नहीं मान सकता था, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम केवल सरकारी वकील या जांच अधिकारी की बात मानने के लिए ही बाध्य हैं। तो पहले आप वकालतनामा लेके आइए फिर हम आपको कंसीडर करेंगे। फिर मैं वहां पर मैंने देखा कि तो सरासर नाजायज हो रहा है और इसके अगर प्रभाव गलत हुए, अगर ये लोग डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बरी हुए तो इसके दुष्प्रभाव आने वाले टाइम में पूरे समाज में पड़ेंगे। बीच में मैं रोकना चाहूंगा सर, इस बीच में कितने दिन हो गए थे? केवल एक सप्ताह। एक सप्ताह का प्रोसेस, लेकिन एक सप्ताह तक आप उस गांव में गए ही नहीं?
इसमें मिर्चपुर में मैं मिर्चपुर में नहीं गया था उस टाइम तक। एक हफ्ता तक। हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि उस टाइम मिर्चपुर के परिवार उठकर हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में आ गए थे, तो मैं उनके पास पहुंच गया तुरंत। मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनको जो कोर्ट में हो रहा था सारी की सारी बात, वो पुलिस जो कर रही थी, मैंने उसके बारे में उनको बताया कि मैं इस तरह से हो रहा है और आपको वकील की जरूरत है और आप इस मामले में, मैं आपकी निःशुल्क मदद करने के लिए तैयार हूं, आप मेरी बात सुनिए। तो उन्होंने कहा कि वो लोग बड़े भोले वाले थे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन उस टाइम भी वहां पर पुलिस के दलाल बैठे हुए थे, उसी कम्युनिटी के लोग बैठे हुए थे, वाल्मीकि कम्युनिटी के, जो पुलिस की फेवरेबल बात कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और वकील करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से सरकारी वकील है। मैंने बताया अरे सरकारी वकील तो तुम्हारी तरफ से बोल भी नहीं रहे हैं कोर्ट में। फिर उन्होंने जो पीड़ित परिवार था, जिनके लोग जिंदा रहे थे, उनका बेटा था अमर और प्रदीप, उन्होंने मेरे को कहा वकील साहब हम आपको वकालतनामा लिख के देंगे। उन्होंने मेरे को वकालतनामा साइन करके दिया। साइन करने के बाद मैंने कोर्ट में वकालतनामा फाइल किया, फिर ऑफिशियली उन लोगों की पैरवी मैंने करनी शुरू की। मतलब कि 8 से 10 दिन बाद आपने पैरवी करनी स्टार्ट करी। हाँ, 8-10 दिन बाद। और इस बीच आप गांव में भी नहीं गए? ना, गांव में भी नहीं गया, क्योंकि आप पे आरोप ये लगा रहा है कि ये मिर्चपुर कांड तो रजत ने करवाया था, तो आप तो 10 दिन गए ही नहीं उस गांव में। नहीं, मैं नहीं गया सर उस गांव में। ये मैं फर्स्ट टाइम उस गांव में जब गया था, जब घटना के करीब 1-1.5 महीने बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका जी आए थे और राजकुमार वेरका के साथ में उन्होंने मुझे कहा था कि कंप्लेनेंट काउंसिल जो भी मेरे साथ चलेंगे, और फिर मैं उनके साथ वहां पे गया था और वहां पर भी मुझे थ्रेट किए गए, मुझे धमकाया गया और राजकुमार वेरका जी ने उसी टाइम आईजी मिस्टर ढुल थे कोई वहां पर, आईजी को कहा कि रजत को प्रोटेक्शन दो और उसके बाद मुझे वहां पे प्रोटेक्शन दी गई। चलो उस पर भी आएंगे सर। फिर वकालतनामा आपने ले लिया, उसके बाद क्या वकालतनामा आने के बाद हम लोगों ने देखा कि इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी पुलिस। ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी पुलिस? ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप थे वो उन लोगों की ही सरकार थी, उन लोगों की ही अधिकारी जिला हिसार में और हरियाणा में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे। हुड्डा की सरकार थी उस टाइम, है ना? हाँ, मिस्टर हुड्डा की सरकार थी और उस टाइम उन लोगों ने जगह जगह पंचायतें करनी शुरू कर दी थी कि हमारे लोगों को अगर गिरफ्तार किया तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। और उस टाइम तक कितने गिरफ्तार थे? उस टाइम तक तो कुछ ही लोग गिरफ्तार हुए थे, 5-7 लोग ही गिरफ्तार हुए थे बस, और बाकी लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। तो हम लोगों ने फिर फैसला किया कि इस मामले में तुरंत बड़ी कोर्ट में अप्रोच करने की जरूरत है, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो पुलिस इस मामले को खत्म कर देगी। और ये ड्यूरिंग टाइम कितना हो चुका था तब तक? तब तक 1-1.5 महीने का टाइम हो चुका था और अरेस्ट नहीं हुई थी उसमें। इतनी अरेस्टिंग भी नहीं थी। और इस बीच में बहुत से लोग इनको बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हाँ, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और ये कहा था अगर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो हम हरियाणा को जाम कर देंगे, हम हाईवे रेल सब जाम कर देंगे, इस तरह की बातें भी आ रही थी। तो हम लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि हरियाणा पुलिस प्रेशर में है, सरकार के वहाँ की जो आरोपियों की स्पोर्ट में जो लोग हैं, जो भीड़ है, उनकी प्रेशर में है और इस मामले में तुरंत इंटरवीन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में तुरंत इंटरवीन किया और हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिए उस मामले में कि इस मामले में जितने भी लोग हैं, उन आरोपी उनको अरेस्ट किया जाए। अगर हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करने से डर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोल देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आके गिरफ्तार कर लेगी। तो इस आदेश के बाद हरियाणा पुलिस जो है हरकत में आई। हरियाणा पुलिस ने हरकत में आने के बाद फिर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया और गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाला। कितने गिरफ्तार? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 130 लोग गिरफ्तार हुए थे। 130 लोग गिरफ्तार हुए थे और पुलिस ने जो जांच की, इसमें कई डीएसपीज चेंज हुए क्योंकि SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर था और डीएसपी रैंक के अधिकारी को ही जांच करने की परमिशन थी।
तो उसमें से 27 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई और 103 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए, जिसमें से 103 में से 5 लोग जो थे वो नाबालिग थे। तो उन लोगों को हिसार की सेंट्रल जेल में बंद किया गया और सबसे पहले इस मामले में करीबन 40-42 लोगों के खिलाफ पहला चालान जो है वो हिसार की कोर्ट में दिया गया। जो 40-42 लोग गिरफ्तार थे उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान दिया गया। चालान होने के बाद, कोर्ट में चालान पेश करने के बाद मिस्टर बलजीत सिंह जज साहब थे एडिशनल सेशन जज, उनकी कोर्ट में चालान दिया और पहला ट्रायल शुरू हो गया। यानी कि हर चालान के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। तो उस चालान में ये लिखा गया था कि इस केस की जांच जारी है, इन लोगों के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, 42 लोगों के खिलाफ। तो पहला चालान आया, पहले चालान में इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन 42 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी। तो हमारे 11 लोगों को कोर्ट ने समन भेजा गवाही देने के लिए, जिसमें मिर्चपुर केस में जो शिकायत करता था कंप्लेनेंट करण सिंह और 10 लोग और थे। 11 लोगों को उसमें समन भेजे गए और ये नवंबर या दिसंबर 2010 की बातें हैं। तो उस समय ये हुआ कि मैं कोर्ट में था और ये विटनेसेस आए। मैंने देखा उस दिन कोर्ट में कम से कम 400-500 लोग जो आरोपियों के समर्थक थे, खाप पंचायतों के मेंबर थे, वो सारे के सारे लोग कोर्ट प्रेमिसेस में मौजूद थे और गवाहों को घेर के लेके आ रहे थे। वो जो आरोपियों के समर्थक के परिजन थे, समर्थक थे, अब मेरे गवाहों को घेर के लेके आ रहे थे। मेरे को इतना अंदाजा नहीं था कि ये लोग, अगर मैं गवाहों से बात करूंगा तो मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने अपने गवाह करण सिंह जो था, मेन कंप्लेनेंट था, उसको कंधे पे हाथ रखा। मैं, करण सिंह, आज अपनी गवाही है भाई, और क्या गवाही होनी है वो थोड़ा समझ ले, किस तरह से गवाही कोर्ट में देनी होती है। जैसे ही मैं उससे बात करने लगा, इतनी देर में तो मेरे चारों तरफ आके वो खाप पंचायत के मेंबर, परिजन, उनके आरोपी को सारे आके खड़े हो गए। बोला, हाँ भाई क्या चक्कर है तेरा? भाई जी चक्कर कुछ नहीं है, मैं तो इनका वकील हूँ। बोला, कोई वकील नहीं है, हमारा समझौता हो चुका है और समझौता हो जाने दे हमारा। मैं जी ऐसे कैसे समझौता हो जाने दे, इस केस में तो पूरी बस्ती फूक रखी है, लोगों को जिंदा जला रखा है। मैं क्यों भी करण सिंह गवाही देने आया ना तू? वो करण सिंह बोल नहीं रहा था। इतना उसको टेरराइज किया हुआ था, इतना डरा रखा था, वो करण सिंह बोल नहीं रहा था। और जब मैंने उसको कहा, नहीं देखो, मैं इनका वकील हूं, मेरे को अपना काम करने दो, इतनी देर में उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी कोर्ट के रूम के सामने से। ये कोर्ट अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ पे उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी और मैं भाग के कोर्ट के अंदर गया। मैं, जज साहब आज मिर्चपुर का ट्रायल है, विटनेसेस बाहर आए हुए हैं, विटनेसेस को घेर के 500 लोग बैठे हुए हैं आरोपी कम्युनिटी के, और मैंने अपने गवाह से बात करने की कोशिश की, मेरे साथ हाथापाई की, मेरे साथ मारपीट की, और मैं तब आपके सामने आया हूं। तो मेरे साथ ऐसा कर रहे, विटनेसेस के साथ क्या करके लेके आए होंगे? वो उसको डरा के लेके आए हैं। मतलब जज साहब बोले, वकील साहब ऐसा है, इसमें तो विटनेसेस मेरे को आके कहेंगे ना कि हमको डराया हुआ, तो मैं एक्शन ले सकता हूँ। मैं, जी वो तो इतने डरा रखे हैं, वो क्यों बोलेंगे? बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। और 1 बाई 1 करके उन गवाहों को अंदर लेके आया गया। और जो सरकारी वकील होता है, वो सरकारी वकील गवाहों की मदद करने के लिए होता है, उनकी गवाही कराने के लिए होता है। लेकिन वहां पर जो सरकारी वकील थे, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे सरकारी वकील आरोपियों के वकीलों के साथ खड़े हुए थे। और एक कोर्ट में एक ही सरकारी वकील होता है, लेकिन उस दिन हिसार में जितने भी सरकारी वकील थे, सारे आरोपियों के साथ खड़े हुए थे। और जब मैंने अपने पीड़ित जो गवाह था उससे कोर्ट के अंदर भी बातचीत करने की कोशिश की, तो सरकारी वकीलों ने मेरे को अलाउ नहीं किया कि आप नहीं कर सकते, हमारा केस है, जो पीड़ित पक्ष का केस है वो सरकारी वकील कंडक्ट करेगा, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा, सर मेरे को भी पावर है। उनको नहीं है, मेरे को बात नहीं करने दी गई उनसे, मेरे गवाहों से। और देखते ही देखते मेरे 11 के 11 गवाह को जबरन अदालत में हॉस्टाइल करा दिया गया। तब मैंने जज साहब से बात की, मैं, जज साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो जज साहब ने कहा कि अगर आपको लगता है गलत हो रहा है तो आपके पास
सीआरपीसी की धारा 406 में पावर है, इस केस को आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी ट्रांसफर करा सकते हैं और स्टेट से बाहर भी ट्रांसफर करा सकते हैं। तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन डाली हुई थी, उस पिटीशन में हम लोगों ने दफा 406 सीआरपीसी की पिटीशन लगाई और उस पिटीशन में मैंने अपना शपथ पत्र फाइल किया कि मेरे साथ कोर्ट के बाहर मारपीट की गई, धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे शपथ पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उस कोर्ट के जज बलजीत सिंह, उनसे रिपोर्ट मांगी कि ये जो एलिगेशंस लगाए हैं वकील साहब ने, वेदर दीज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। तो सेशन जज साहब ने रिपोर्ट लिखी कि उस दिन वकील साहब हमारे पास आए थे, बहुत डरे हुए थे और उन्होंने ये बात हमसे कही थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो सेशन जज ने रिपोर्ट बना के भेजी, उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। तो हरियाणा सरकार चाहती थी कि ये केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाए, तो हम लोगों ने विरोध किया कि अब चंडीगढ़ तो इनका गढ़ है सर, अगर चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया तो भी हमारा ट्रांसफर कराने का पर्पज फेल हो रहा है, तो इसको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। हरियाणा सरकार चाहती थी चंडीगढ़ ट्रांसफर। हाँ, हरियाणा सरकार चाहती थी चंडीगढ़ ट्रांसफर हो, तो हम लोगों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसको दिल्ली ट्रांसफर कराया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उस केस को ट्रांसफर किया गया और दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जिस जज के पास ट्रांसफर कराया गया वो जज थी कामिनी लाओ, एडिशनल सेशन जज।